हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री लाइफ स्टाइल पर। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत संविधान में एक महत्वपूर्ण उपयोगी अनुच्छेद नागरिकता के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि भारत में नागरिकता कैसे प्राप्त किया जाता है, नागरिकता प्राप्त करने के बाद क्या क्या शर्तें होती हैं, क्या भारत सरकार किसी भी नागरिक की नागरिकता को छीन सकता है, यदि छीन सकता है तो किस आधार पर, यदि नागरिकता प्रदान करता है तो किस आधार पर। जैसा कि आपको पता होगा कि जब से बीजेपी सरकार आई है केंद्र में, तब से नागरिकता बड़ा ही संवेदनशील महत्व का एक विषय बन गया है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलते हैं आज हम लोग नागरिकता के टॉपिक पर। चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम हो या टीचिंग एग्ज़ाम हो या बैंकिंग एग्ज़ाम हो, सब में जीएस जीके के रूप में ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता है। तो जान लीजिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो में। आज वीडियो में क्या क्या शामिल हैं उन चीज़ों को हम लोग देखते हैं। नागरिकता जो कि भाग 2 में, नागरिकता जो कि संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक शामिल है, ठीक है ना। ये संविधान के भाग 2 में लिखा गया है और किस अनुच्छेद के तहत लिखा गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था पहली बार। इस बात को क्लियर रखिएगा आप लोग कि भारत जो नागरिकता अधिनियम था वो 1955 में पारित किया गया। इसके बाद इस अधिनियम में 1957, 1960, 85, 86, 2, 3, 5, 15 में संशोधन किया गया। तो देख लीजिए कि नागरिकता कितना संवेदनशील मुद्दा है, जिसको कि लगभग कुछ वर्षों के अंतराल पर बार बार संशोधन की प्रक्रिया में डाला गया है। आगे देखेंगे, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। इस बात को समझिएगा कि भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है। अब ये क्या है, इसको हम बच्चों को बताना चाहेंगे। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है। एक तो होती है अमेरिका देश की और दूसरी होती है उस राज्य की जहाँ का वह नागरिक निवासी है। यानी एक ही देश में 2 नागरिकता, एक राज्य की और एक देश की नागरिकता। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। भारत में ओनली वन एक ही नागरिकता है कि सभी लोग भारतीय हैं। भारतीयता के आधार पर सभी लोग भारतीय हैं। वो चाहे जिस प्रदेश में हो, चाहे जिस ज़िले में हो या कहीं के भी निवासी हों, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसका तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी नागरिक भारत की और किसी अन्य दूसरे देश की नागरिकता एक साथ नहीं रख सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति भारत का अगर नागरिक है तो वह दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकता। या तो वह भारत का नागरिक होगा या किसी अन्य देश का, ठीक है ना। एक साथ 2 देश की नागरिकता मान्य नहीं होगी। वर्ष 2003 में नागरिकता अधिनियम संशोधन द्वारा उन विदेशी नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया जो पूर्व में भारतीय नागरिक रहे हैं या भारतीयों की संतान हो। तो इस संशोधन को 16 अन्य देशों के संदर्भ में लागू किया गया। अब कौन कौन से देश इसमें शामिल किए गए हैं आपके सामने लिस्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिनलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जितने देश शामिल हैं, इन 16 देशों को एक कैटेगरी में बांटा गया है कि यदि इस देश के जो निवासी हैं, यदि इनके पूर्वज चाहे माता हों या पिता हों, अगर कोई भारतीय हों तो उन्हें भी भारतीय नागरिक माना जाएगा। उनके लिए विशेष कार्ड की व्यवस्था किया गया है। यह कार्ड उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिनकी 3 पीढ़ी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो। बात ध्यान रखिएगा, कितनी पीढ़ी में, 3 पीढ़ी में। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कार्ड धारक को आजीवन वीजा रहित भारत आने जाने की अनुमति दी गई है। अब देखिए क्या क्या व्यवस्था नहीं दिया गया। कार्ड धारक को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। OCI कार्ड धारक को रजिस्ट्रेशन के 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद नागरिकता दी जा सकती है। यह कार्ड बांग्लादेश और पाकिस्तान के नागरिकों के लिए नहीं है। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि IOC कार्ड किन 2 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।
ऑप्शन आपके पास दे सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों देशों के नागरिकों के लिए यह कार्ड सेवा उपलब्ध नहीं है। चलिए अब आगे है कि भारत में नागरिकता पाने का आधार क्या है। बहुत ही अच्छा है, इसको हम लोग समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो क्या क्या शर्तें पूरी करनी होगी। पहला शर्त होता है कि जन्म के आधार पर भी आप नागरिक हो सकते हैं। कब से लिया जाएगा? 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक। यानी कि यदि किसी व्यक्ति का जन्म 1950 से 1987 के बीच भारत में हुआ है तो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। फिर है, भारत में जन्म हुआ हो ऐसे शिशु के माता पिता के भारतीय होने की बाध्यता नहीं थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं था कि उनके माता पिता भारतीय हों, लेकिन उनका जन्म ये जो अभी सन हमने देखा 1950 से 1987 के बीच होना ज़रूरी है। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 1904 एक डेट आउट दिया गया बढ़ा के कि 1987 से लेकर 2004 के बीच में ऐसे व्यक्ति को भारतीय माना जाएगा जिसके माता पिता में कोई एक भारतीय हो। ध्यान रखिए, समझिए फिर से हमारी बात। 1987 तक ऐसे सभी व्यक्ति को भारतीय माना गया जिनका जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन एक शर्त क्या नहीं था कि माता पिता चाहे जो भी हों, चाहे जिस देश के हों। लेकिन 1987 से 2004 के बीच में संशोधन किया गया, बदला गया और उसमें क्या बताया गया कि उनमें से माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना कंपल्सरी है। ठीक है ना। 3 दिसंबर 2004 के बाद से क्या परिवर्तन हुआ कि केवल वह भारतीय माना जाएगा जिसके दोनों माता पिता भारतीय हों। इस बात को ध्यान रखिए कि पहले तो एक था, अब माता और पिता दोनों को भारतीय होना आवश्यक है, तभी आपको भारतीय नागरिक माना जाएगा। या दोनों में से कोई एक भारतीय और दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो। माता पिता भारतीय हों या दोनों में से कोई एक भारतीय हो या दूसरा अवैध प्रवासी नहीं हो। अब भारत की नागरिकता पाने का अगला आधार क्या है? आनुवांशिकी के आधार पर। आनुवांशिकी माने होता है पीढ़ी दर पीढ़ी आप कहाँ से संबंधित हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में और 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर हुआ हो वह भारत का नागरिक होगा यदि उसके पिता भारतीय हैं। इस बात को ध्यान रखिए, इसमें केवल पिता का बात किया गया है, माता का नहीं। यानी पिता का भारतीय होना आवश्यक है। 10 दिसंबर 1992 के बाद यदि विदेश में जन्म लेने वाले व्यक्ति के माता पिता में से कोई भी एक भारतीय नागरिक है तो जन्म लेने वाला व्यक्ति भारतीय माना जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया था कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा। रजिस्ट्रेशन के द्वारा में क्या संबंध है? यदि कोई व्यक्ति भारत में 7 वर्ष तक निवास कर ले। ये क्वेश्चन पिछली बार 2018 के एग्ज़ाम में रेलवे में पूछा था कि यदि कोई व्यक्ति भारत में निवास कर रहा हो तो वह नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन कर सकता है कितने वर्ष के बाद? तो ध्यान से देखिए, 7 वर्ष। कितने वर्ष के बाद? 7 वर्ष के बाद वह नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन कर सकता है। हमारी बात समझ रहे हैं ना? यदि कोई विदेशी व्यक्ति हो, वह भारत में रह रहा हो और उसको भारत का नागरिक बनने की इच्छा हो तो उसे कम से कम 7 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यह प्रावधान भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए या जिसने भारतीय नागरिक से ब्याह किया हो या भारतीय नागरिक के नाबालिग बच्चों के संदर्भ में लागू होता है। अब अगला ऑप्शन है निवास के आधार पर। इसको भी हम समझेंगे कि भैया निवास के आधार पर कैसे होता है। यदि कोई विदेशी नागरिक भारत में 12 वर्षों से रह रहा हो तो वह नागरिकता प्राप्त करने का पात्र होगा। यानी कि अगर वह लगातार 12 साल से भारत में अनवरत रूप से रह रहा है, वह फिर अपने देश दोबारा नहीं जा रहा है, तो उसे हम भारत के नागरिक को मान्यता प्रदान कर सकते हैं। अगला है प्राकृतिक रूप से। ये कैसे हो सकता है? यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो तो आवेदन करने के कम से कम 12 माह पहले से भारत में रह रहा होना चाहिए। यदि 12 माह की अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो तो विशिष्ट परिस्थितियों में यह 11 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या होगा
कि जैसे मान लीजिए कोई विदेशी है, भारत सरकार या केंद्र सरकार में नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसे जो है कुल 11 वर्ष यहाँ पे निवास करना होगा, फिर उसे ऑटोमेटिक भारत का नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। अगला है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, इसको समझेंगे ये क्या शर्त बताता है। यदि किसी विदेशी क्षेत्र द्वारा भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। मान लीजिए जैसे जो हमारा पीओके है, ठीक है ना, पीओके है, यदि भारत सरकार पीओके पर नियंत्रण कर ले, यदि अपने हिस्से में पूरी तरह से मिला ले, जो कि चीन और पाकिस्तान ने हड़प कर रखा है, तो वहाँ के जितने भी नागरिक हैं उस सीमा के अंदर वे सारे के सारे लोग भारत के नागरिक माने जाएंगे, ऑटोमेटिक, खुद ब खुद, ठीक है ना। लेकिन कब? जब भारत सरकार उन क्षेत्रों को जीत कर हासिल कर ले। यह भी जानिए, क्या जानिए, गृह मंत्रालय नागरिकता के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। पहली बात, नागरिकता जैसा संवेदनशील चीज़ जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बस में नहीं है, उसको केवल और केवल गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी उसको निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। नागरिकता संघ सूची का विषय है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि नागरिकता संघ सूची में आती है कि राज्य सूची में आती है कि समवर्ती सूची में आती है। तो नागरिकता जो है क्या है, संघ सूची है, मतलब कि इसमें संघ सरकार यानी केंद्र सरकार ही नियम कानून बना सकती है भाई साहब। इस बात को एकदम दिमागवा में फिट कर लीजिए, बतिया को हमारा हिट कर लीजिए। इसलिए इस कानून को बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है, राज्य सरकार को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है। तो हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इस राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकार में मनमुटाव होता है, हिंचातानी रहता है। तो ऐसे में अगर ऐसा काम अंबेडकर जी कर दिए होते तो यह भारत की अखंडता एवं संप्रभुता के लिए बड़ा ही खतरनाक स्थिति पैदा हो सकता था। आगे है नागरिकता की समाप्ति। भैया इसको भी तो समझ लीजिए बच्चों, अगर आप नागरिक बन सकते हैं तो आपका नागरिक ख़त्म करने का अधिकार भी सरकार के पास है। कैसे? पहला है स्वैच्छिक त्याग। स्वैच्छिक त्याग माने होता है यदि आपकी इच्छा हो, आप भारत का नागरिक नहीं बने रहना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा के ऊपर ये डिपेंड है कि आपको नागरिकता त्याग कर देनी पड़ेगी, ठीक है ना। रुक गई मित्रों, कहाँ से त्याग कर देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा, ऐसी घोषणा के उपरांत यदि आपने ऐसा घोषणा कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया भैया आज से हम भारत की नागरिकता को त्याग कर रहे हैं, तो उस दिन से आप भारत का नागरिक नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। ये कब? आप अपने निर्णय पे, अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी समझ से कर रहे हैं। अगला है बर्खास्तगी द्वारा, इसको हम समझेंगे। यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। इसका मतलब भी समझ लीजिए। मान लीजिए आप चले गए लंदन में बस गए और आपने सरकार को सूचित नहीं किया कि भैया मैं लंदन में हमेशा के लिए आ गया हूँ, तो सरकार कुछ दिन प्रतीक्षा करेगी, फिर क्या करेगी, आपकी जो भारतीय नागरिकता है उसको अपने आप उसको बर्खास्त कर देगी। अब अगला है वंचित करने द्वारा, इसको हम समझेंगे। वंचित माने होता है कैसे, केंद्र सरकार द्वारा अनियमितता माने जैसे मान लीजिए आप देशद्रोह में लगे हुए हैं, भारत के किसी राज्य के खिलाफ या केंद्र सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, भारत को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, तो ऐसे स्थान पर आपकी नागरिकता को तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। अब आइए बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग समझेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो कि अभी आप लोगों ने CCA लागू हुआ था, और जो कोरोना से पहले आप समझ रहे हैं ना सारा मुद्दा जो एकदम हाईलाइट हुआ था, जिसमें जो मुस्लिम लोग थे प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में, लखनऊ में, कई ऐसे स्थानों पर, तो क्या था आज हम आप लोगों को समझाते हैं। इस कानून के द्वारा समझिएगा क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था, समझिएगा। इस कानून के द्वारा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, ध्यान रखिए, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक जिनका धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है उन्हें नागरिकता दी जा सकेगी।
ध्यान से देखिए कौन कौन सा इस कैटेगरी में शामिल थे भैया, हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध। तो इसमें मुस्लिम शामिल नहीं था। जब मुस्लिम नहीं शामिल था तो यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं वो लोग ये मांग करने लगे कि नहीं भैया इसमें मुस्लिम लोगों को भी आप शामिल करिए, उनको भी नागरिकता प्रदान करिए। तो भारत सरकार ने यह दलील दिया, यह तर्क दिया कि भैया इस देश के जो मूल नागरिक हैं वो तो मुस्लिम हैं, वहाँ वो बहुसंख्यक मुस्लिम हैं और हमारे हिंदू भाइयों को परेशान करते हैं, उत्पीड़ित करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनकी लड़कियों को अपहरण कर लेते हैं, मार डालते हैं, पुरुष सदस्यों की हत्या कर देते हैं, नाना प्रकार के कष्ट वहाँ उनको देते हैं। तो भैया जब आप वहाँ बहुसंख्यक हैं तो आप भारत में आकर करेंगे क्या? हमारे यहाँ तो खुद ही इतना मियाँ की आबादी ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो हम केवल और केवल इस कैटेगरी के लोगों को अपने यहाँ आमंत्रित करेंगे, आप लोगों को नहीं करेंगे। सीधी सी बात है। इसी चीज़ को लेकर जब आपका सीसीए आंदोलन हो रहा था तो ये सारी चीज़ों को मुद्दा बनाकर मुस्लिम महिलाएं आंदोलन, प्रदर्शन, धरना कर रही थी। तो समझ रहे हैं ना किस लिए हो रहा था। अब आगे दिया है शर्त क्या था भैया, जब नागरिक इन देशों के अल्पसंख्यकों को भारत में 12 वर्ष के प्रवास के शर्त के स्थान पर 6 वर्ष प्रवास के बाद नागरिकता देने का प्रावधान था। उपरोक्त समुदाय के वह लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके हैं भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना कि वो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इन वैध दस्तावेजों के बगैर भी भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी, केवल वहीं के लोगों के लिए। ध्यान रखिएगा जो वहाँ के ग्रुप में शामिल हैं मुस्लिम को छोड़कर। यह कानून असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों और इनर लाइन परमिट वाले क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा। मतलब क्या है कि ऐसे देश के नागरिक जब हमारे भारत में आएंगे तो इनको जो बसाने का कार्य होगा इन राज्यों में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये आदिवासी बहुल इलाके हैं, तो इनको इन राज्यों में नहीं बसाया जाएगा। अब आगे देखिए दिया है केवल अस्थायी रूप से निवास की अनुमति प्रदान करता है, अस्थायी रूप से बसने का अधिकार नहीं होता है। इनर लाइन परमिट कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर, इन क्षेत्रों में लागू होता है। तो दोस्तों आज हमने बड़ा ही रोचक टॉपिक उठाया था नागरिकता, आपको बहुत पसंद आया होगा। आशा करते हैं आप लोग हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार, दुलार एवं आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो फिर वही एक रिक्वेस्ट है, वही विनम्र निवेदन है, वही गुजारिश है, वही सिफारिश है कि जो भी हमारे नए विजिटर हैं, नए दर्शक हैं, नए श्रोता हैं, वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हमारा भी हौसला और मनोबल ऐसा बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।